अब हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी का जो व्यापक नीति है उसके बारे में। व्यापक नीति या राज्य हड़प की नीति, जिसे अलग अलग नामों से इसे जानते हैं, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसे शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहते हैं, इसे 6 का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता। आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो डलहौजी द्वारा भारत में ब्रिटिश सार्वभौमिकता यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य की क्या है सार्वभौमिकता स्थापित करने के लिए युद्ध के अतिरिक्त बुरे शासन यानी कुशासन, भ्रष्टाचार के दोष के नाम और गोद निषेध द्वारा राज्यों को मिलाने के उपाय को व्यापगत के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी व्यापगत के सिद्धांत के अंदर कोई एक सिद्धांत नहीं, एक तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत था वो गोद निषेध था। अब गोद निषेध सिद्धांत के अंदर हम देख लेंगे आगे। और इसके अलावा जब इसके अंतर्गत कोई रियासतें नहीं आती थी तो फिर उस पर कुशासन यानी बुरे शासन, भ्रष्टाचार आदि का जो दोष लगा करके उसे किसी तरीके से हड़प लिया था। तो देखो लॉर्ड डलहौजी का जो काल था वो 1848 से 1856 था। 8 साल के शासनकाल के अंदर इन्होंने 8 राज्यों को अपने अंतर्गत जो अंग्रेजी साम्राज्य इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। तो अब देखेंगे, थोड़ा आपको डिस्कस इस पर कर लेंगे। तो ऐसा क्या था, तो देखो डलहौजी क्या था, अंग्रेजी साम्राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार चाहता था। क्यों चाहता था? क्योंकि डलहौजी का मानना था, आप देखिए इसकी बात को जो मैं बता रहा हूँ इसको आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि आखिर क्यों मिलाना चाहता था। तो डलहौजी जो मान रहा था, उसका मानना था कि झूठे रजवाड़ों, कृत्रिम मध्य शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से क्या होती है, प्रजा को परेशानी होती है। और इसलिए इसका मानना था कि ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है। वो क्या मानता था? वो मानता था कि जो मुगल सर्वसत्ता है वो मुखौटे को क्या करता था, सदैव के लिए क्या करता था, समाप्त कर दिया जाए। जो भारतीय राज्य मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दम भरे वो हमेशा के लिए क्या कर दिए जाए, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। वो चाहता था कि इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक उन्होंने कहा स्थानीय शासकों से जो सहयोग लेना था वो अंग्रेज ले चुके, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब इनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। बल्कि इनकी नीतियाँ जो अंग्रेजी व्यापार है उस व्यापार के अंदर क्या करती है, वो रोड़े अटका रही है। इस कारण वो अपना अधिक से अधिक जो निर्यात बढ़ाने के लिए इन रियासतों को क्या करते थे, अंग्रेजी जो नियंत्रण के अंदर शामिल करना चाहते थे। इसी कारण इन्होंने ये सिद्धांत लेकर के आया था। अब इसकी देखेंगे गोद निषेध नीति। तो हिंदू विधि के अनुसार किसी सत्ताधारी शासक के अगर पुत्र नहीं होता था तो वे अपने निकट संबंधी के पुत्र को गोद लेते थे, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता था। यानी उसे दत्तक पुत्र बना लिया करते थे। और शासक की मृत्यु के पश्चात दत्तक पुत्र को वे सभी अधिकार प्राप्त होते थे जो वास्तविक पुत्र को प्राप्त हो। तो इसमें देखो, अब गोद निषेध नीति में जो वास्तविक अधिकार उसी पुत्र को जो गोद लिया हुआ था उसी को प्रदान किए जाते थे। लेकिन डलहौजी ने इसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। वो परिवर्तन देखिए। तो डलहौजी द्वारा भारतीय निसंतान शासकों को गोद लेने से क्या कर दिया, रोक दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से उनका राज्य आसानी से ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कर देगा, अंग बन जाएगा। और डलहौजी द्वारा गोद लेने के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ शक्ति द्वारा व्यक्तिगत जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के अंदर इसको अधिकार में लेना, यानी व्यक्तिगत का जो अधिकार है वो स्थापित किया था। वास्तविक, क्योंकि जो शक्ति अधिकार देती है वो उसे ले भी सकती। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि आखिर है क्या ये सारा मामला क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह, ये इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। तो देखो, जो वैसे अभी हमने जो देखा इसके गोद निषेध नीति के अनुसार, तो इसके अंतर्गत देखो क्या किया था, इस डलहौजी ने आते ही जो रियासतें थी इन रियासतों को 3 भागों के अंदर बांट दिया था। कैसी रियासतें थी? इन 3 प्रकार की रियासतें थी। इन्होंने अंग्रेजों ने तो कुछ पहले भाग में ऐसी रियासतें थी जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी तथा कर अदा नहीं। सर्वोच्च सत्ता से मतलब ये नहीं अंग्रेजी ने इससे पहले भी जैसे मुगलों के अधीन या मराठों के अधीन रही हो, और तो ऐसी सत्ता यानी जो न तो कभी मुगलों के अधीन थी न कभी मराठों के अधीन थी, और जो न ही इनको किसी को, तो ऐसी रियासतें उस समय कोई थी ही नहीं। और इन्हें क्या थी, ऐसी रियासतों को इसने लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि इनको बच्चा जो है गोद लेने के लिए अंग्रेजों की सहमति की जरूरत ही नहीं है। जबकि दूसरी टाइप की रियासतें इन्होंने ऐसी बनाई
जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थी तथा अब किसके, अब अंग्रेजों के अधीन में आ गई थी। ऐसी रियासतें अंग्रेजों की अनुमति से गोद ले सकती थी। अंग्रेजों की अनुमति से क्या थी, वो किसी को भी गोद ले सकती थी, लेकिन इसके लिए पहले अंग्रेजों की अनुमति चाहिए। अगर वो अंग्रेज उसे अनुमति नहीं देते थे, बिना अनुमति के अगर वो गोद लेते थे तो उसे अवैध माना जाता था। तीसरी टाइप की ऐसी रियासतें थी जिनकी स्थापना किसने की थी, अंग्रेजों ने ही की थी। जिनकी स्थापना किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। तो ऐसी रियासतों को गोद लेने का अधिकार ही नहीं था। यानी ऐसी रियासतों के अगर निसंतान शासक मर जाता था तो सीधा उसका विलय अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर हो जाता था। तो इस तरीके की जो 3 टाइप की नीति लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। तो इसके लिए जो जैसे ये आगे हम इस राज्यों के बारे में देखेंगे, सत्तारा आदि, तो इनके शासकों ने जब क्या किया, इस अंग्रेजों की बिना अनुमति के अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किए, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया, इनको अपने साम्राज्य के अंदर शामिल कर दिया। जिसमें हम देखेंगे सत्तारा 1848 की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी है इन सातों की, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ स्ट्रिंग के। तो स्ट्रिंग को आपको याद रखना है, सजे सब ऊंजा, ये ऊपर नहीं है, ऊंजा नात अब। तो देखो इससे सभी याद हो जाएंगे। स से आपको सतारा, जे से जेतपुर, और इससे से संबलपुर, ब से बगाठ, ऊ से उदयपुर, झा से ऊंझा, झा से ये हो जाएगा झांसी, ना से नागपुर, त से ये हो जाएगा तंजौर, अव से हो जाएगा अवध। तो इन सबको बिल्कुल क्रम से ही है, इनके बीच में 1-1 साल का ही अंतर है, जो आपको क्रम से भी इन्हें याद कर सकते हो, है ना। जैसे 48 है, 49, इस तरीके से करके आप इसको आराम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। आगे इसके सामने आपके सन भी आ जाएंगे। तो लॉर्ड डलहौजी का जो ये सिद्धांत था, व्यापगत सिद्धांत, इसका शिकार पहले हुई थी सतारा 1848 में। व्यापगत सिद्धांत के अनुसार सतारा प्रथम राज्य था जिसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। यहाँ के राजा अप्पा साहिब के कोई पुत्र नहीं था और मृत्यु से पूर्व उन्होंने कंपनी की अनुमति के बिना अपना दत्तक पुत्र बना लिया था, जिस कारण इसको क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया। डलहौजी ने इस गोद लेने की कार्यवाही को अवैधानिक माना और सतारा को आश्रित राज्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया, आश्रित राज्य घोषित करके उसका ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय कर दिया। फिर था संबलपुर 1849 में। तो यहाँ के भी संबलपुर के राजा थे नारायण के, इनके भी क्या थे, कोई पुत्र नहीं था और नहीं वो दत्तक पुत्र बना सके। जैसे वहाँ तो सतारा के शासक ने बना लिया, लेकिन यहाँ के शासक न तो दत्तक पुत्र बना सके और उनकी मृत्यु के 1849 में उनका राज्य क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर है झांसी 1853। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की पराजय के बाद झांसी के राणा रामचंद्र से संधि करके उसके जो पुत्र है उन और उसके उत्तराधिकारियों को ये राज्य अधीनस्थ सेवाओं की शर्तों पर क्या कर दिया था, दे दिया था। यानी इसके साथ में उन्होंने संधि कर दी। राजा की मृत्यु के बाद कंपनी ने राजा के वंशज गंगाधर को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी उनके पुत्र थे गंगाधर, उनको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन गंगाधर की मृत्यु के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव, ये दत्तक पुत्र था, दामोदर राव को दत्तक पुत्र गोद लिया तो डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया और झांसी को फरवरी 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने इन रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाते गए और इसी से इनके अंदर असंतोष बढ़ता गया। नागपुर 1854 देखेंगे। 1853 में राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद रानी ने राजा की इच्छा के अनुसार यशवंत राव को गोद लिया, लेकिन डलहौजी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये देखो ये सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य था। इस कारण अंग्रेजों को क्या चाहिए था, अंग्रेजों को जो अपने कपड़ों का निर्मित करने के लिए, कच्चे माल के लिए क्या चाहिए था, कपास चाहिए था। तो ये बहुत ही बड़ा कपास उत्पादक राज्य था, तो इस पर क्या कर दिया, इसको अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर उन्होंने मिला लिया था। इससे पहले जो हैदराबाद के पास वाला क्षेत्र भी वो अंग्रेज ऐसे कपास उत्पादक क्षेत्र हड़प चुके थे। जैतपुर है 1849, ये बघार को या बघाट 1850 और उदयपुर 1852, तंजौर है 1853।
55 आदि राज्य भी वेबगत के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। और डलहौजी की इस नीति का आज शासकों ने विरोध किया और जब 1857 की क्रांति होगी तब उसी में यही सारे शासक इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब देखो इसका थोड़ा सन वाला भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि इनके आप सन कैसे याद रखोगे। देखो पहला तो आपको देखो एक सन तो आपको 1800 याद रखना है। पहला है देखो 1848, 17 1848। फिर है 17 के बाद में है जैतपुर और जो संबलपुर है वो 1849 है, दोनों ही। इनके बाद में जो नेक्स्ट आएगा बघाट, बघाट है 1850। बघाट के बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सजे सब ऊंझा ना ना, तब यानी उदयपुर आ जाएगा। 1 साल का बीच में इनमें गैप है, 51 में कोई नहीं है। फिर है 52। उसके बाद में जो झांसी आ जाएगा वो है 53। और फिर नागपुर आ जाएगा वो है 54। और फिर तंजौर आ जाएगा ये है 55। और फिर 56 में आ जाएगा अवध। तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक 1951 नहीं है, 51 की जगह 2 बार 49 है किसका, जो संबलपुर और जैतपुर के लिए। तो इस तरीके से आप एक जो सन को यानी 1848 को याद रख करके फिर एक एक का गैप ले करके आप इसको याद रख सकते हो, तो आराम से इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो अवध का विलय किस प्रकार किया। देखो तो अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं हो रहा था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, नया ही एक फॉर्मूला अपनाया। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि देखो जो लॉर्ड वेलेजली आया था, जो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली लेकर आया था, उस सहायक संधि प्रणाली के अंदर लाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था। और अंग्रेजों का सबसे आज्ञा पालक यानी अंग्रेजों की जो सबसे ज़्यादा आज्ञाओं का पालन किया था, तो वो भी कौन था, ये अवध ही राज्य था। तो ये सबसे बड़ा इस राज्य के अंदर अंग्रेजों को दिख रहा था कि उसके माल को यानी उसके जो इंग्लैंड से जो आयातित माल है उसकी खपत इस राज्य के अंदर की जा सकती है, और जो कच्चा माल है यहाँ से काफ़ी मात्रा में प्राप्त होकर के अपने देश में भेजा जा सकता था। तो इस कारण इन्होंने क्या किया, यहाँ के शासक को भी अपना अधीनस्थ बनाने का प्रयास किया। और जब तक मराठे कमज़ोर नहीं हो गए तब तक अंग्रेजों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य के रूप में बनाए रखा, लेकिन उसके बाद में जब अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, मराठे वगैरह सबको उन्होंने समाप्त कर दिया, तब इस राज्य पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना चाहता था। डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा कि ये चेरी यानी गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। उसने ब्रिटिश रेजिडेंट को राज्य का दौरा कर रिपोर्ट देने को कहा, यानी ये एक उनकी बहाना था, तो किसके लिए क्या किया, रिपोर्ट देने का, ताकि क्या हो, कोई ना कोई बहाना बना करके इनका क्या किया जा सके विलय। जिसने नवाब वाजिद अली शाह के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुशासन का इसे क्या बनाया, आरोपी बनाया। और डलहौजी ने नवाब पर कुशासन व संधि भंग का आरोप लगाया, और यही आरोप लगा करके 13 फरवरी, डेट याद रखना, 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार 1757 से 1856 के मध्य युद्ध है, छल कपट और कूटनीति से कंपनी के साम्राज्य की जो सीमा है वो उत्तर में तिब्बत से तथा चीनी साम्राज्य तक, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तटों तक, उत्तर पश्चिम के दरों तक जो खैबर दर है वहाँ तक छूने लगी। और भारतीय शासकों की आपसी फूट और आम जनता में राष्ट्रीय चेतना के अभाव से अंग्रेजों में क्या वहाँ सफल होने में सहयोग दिया। तो इससे हमने पहले पढ़े थे, अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय शासकों को पहले भ्रष्टाचार आदि से तोड़कर फिर आंतरिक मामलों में आपस में लड़ा करके एक दूसरे के सहयोग से ही, भारतीय शासकों के सहयोग से, जैसे हमने मैसूर में देखा तो कभी मराठे और निजाम को अपने पक्ष में करके लड़ते, इधर कर्नाटक के नवाब को अपने, तो यानी भारतीय शासकों के सहयोग से ही इन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। और फिर जब ये सुदृढ़ हो गए, शक्तिशाली हो गए, तो इन सभी स्थानीय शासकों को ही इन्होंने क्या किया था, उखाड़ फेंका था। जैसे मैंने आपको पहले ही बनाया था कि ये चाहते थे कि क्या कि इन झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यम शक्तियों को ये अंग्रेज नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनका जो दोहन करना था वो दोहन वो पहले ही कर चुके थे, अब इनके सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस कारण इन्होंने धीरे धीरे इन शासकों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और अंग्रेजी साम्राज्य का क्या था, विस्तार कर दिया था। यानी जो लॉर्ड डलहौजी उसने अपनी नीति में स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सहयोगी जो भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते उतने हो सकते, अब उनकी जरूरत नहीं, अब उनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है, ताकि अंग्रेजी व्यापार को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए।